ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर थर्ड है उसको एक सिंगल शॉट के अंदर रिवाइज करेंगे। मतलब ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है और इस वीडियो के जो नोट्स हैं मीन्स इस चैप्टर के जो नोट्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज ये हमारी प्लेज का थर्ड डे है और 7 दिन के अंदर हमने टर्म फर्स्ट क्लास 12th फिजिक्स का जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट रिवाइज करने के लिए बोला है। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। आपका अपना चैनल है एंड टेलीग्राम चैनल है सुनील जंगड़ा सर के नाम से, उसको जरूर से ज्वाइन करना। जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं वो सारे आपको मिल जाते हैं। जितने भी नोट्स होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारे की पीडीएफ वहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। तो देरी किस बात की है, करिए उसको ज्वाइन। चलिए तो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा थर्ड चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है, मतलब आसान चैप्टर भी आप बोल सकते हो। बट थोड़ा सा लंबा चैप्टर चलता है ये, मतलब लेंथी चैप्टर है। तो बच्चे कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं, लेकिन आसान चैप्टर है। तो भाई इस आसान चैप्टर को और आसान बनाने के लिए आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ मैं, एंड एक बेस्ट वे में रिवाइज करूँगा। बड़ा मजा आएगा इस क्लास के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंडक्टर लेते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया कुछ इस तरीके का, ठीक है। इस कंडक्टर में कोई भी एक क्रॉस सेक्शन हमने मान लिया, ये एक क्रॉस सेक्शन है इस कंडक्टर का। अब कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं की बात यहाँ पे हम कर रहे होंगे। तो क्या बोल रहा है, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट। मतलब चार्ज का जो चार्ज है वो टाइम के अकॉर्डिंग किस तरीके से वहाँ से फ्लो हो रहा है, उस क्रॉस सेक्शन में से किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसको बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। ठीक है। करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर। कैसी यूनिट है इसकी, एम्पियर यूनिट है। अगर हम बात करें इसकी नोटेशन की तो इसको आई से शो किया जाता है और क्यू बाई टी लिखा जाता है। क्यू इज चार्ज, क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज है, एंड टी क्या है यहाँ पे, टाइम है। ओके, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हमने बता रखा है कि जो Q है वो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज है। नेट अमाउंट का मतलब क्या है, अब ऐसा भी होगा भाई कि वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव बोले हैं मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज माइनस नेगेटिव चार्ज, जो नेट चार्ज बच रहा होगा वो जो फ्लो हो रहा है उसी की उसको उसके फ्लो होने से जो करंट बन रहा है, ठीक है, उसको काउंट कर रहे हैं हम। मतलब Q इज इक्वल टू क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस। ठीक है, अगर फ्लो यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट चार्ज वहां से फ्लो कर रहा है, तो आप लिखोगे क्यू बाई टी। अगर चेंज हो रहा है तो आप लिखोगे कुछ इस तरीके से, इफ फ्लो इज नॉन यूनिफॉर्म। एंड इसको हम क्या करते हैं, एट एनी इंस्टेंट भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको और क्लियर करने के लिए हम लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो को ना लिख के हम सीधा सीधा इसको क्या लिख देते हैं, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिख देते हैं। ये डी क्यू बाई डी टी क्या है, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, समझ में आई? ओके। अब यहाँ पे कुछ जरूरी बात लिखी गई है आप लोगों के लिए। वो जरूरी बात क्या है उसको ध्यान से सुनना है। इफ द मूविंग चार्जेस आर पॉजिटिव द करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब अगर जो चार्ज मूव हो रहे हैं वो पॉजिटिव है तो करंट उसी डायरेक्शन में होगा। करंट क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन इफ द मूविंग चार्ज आर नेगेटिव द करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन होगी इधर। एंड कंडक्टर के अंदर, मेटल्स के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। एंड हमने पढ़ा हुआ है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, चलिए। तो ये हुआ आप लोगों के पास करंट। अब बात करते हैं कि करंट कैरियर्स की। इसकी बात करते हैं करंट कैरियर की। तीन चीज़ों के लिए हम बात कर रहे होंगे, सॉरी चार चीज़ों के लिए। सॉलिड, लिक्विड, गैसेज एंड सेमीकंडक्टर के लिए। सॉलिड की अगर हम बात करें तो इसमें मतलब जो हमारे पास कंडक्टर होते हैं उनकी बात करेंगे। जैसे मेटल हो गया तो उसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं, चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर लिक्विड की बात करें तो इसमें कौन होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। ध्यान से समझना है इन चीज़ों को क्योंकि इन पे एमसीक्यू बनने वाले हैं। कि भी सॉलिड में होते हैं जो चार्ज कैरियर्स वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिक्विड में जो होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं,
गैसेस की अगर हम बात करें तो वो पॉजिटिव आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पॉजिटिव आयन होंगे और प्लस में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो चार्ज कैरियर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर में होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का तो आपको पता ही है कि कौन सा चार्ज होता है इसमें, नेगेटिव। अगर हम बात करें होल की तो होल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि करंट कैरियर्स कौन होते हैं। तो जब भी जिस मटेरियल की बात कर रहे होंगे तो हमको इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर हम मेनली मेटल के साथ पढ़ रहे होंगे, कंडक्टर के साथ पढ़ रहे होंगे, तो आपको सॉलिड पे ही ध्यान देना, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ही करंट कैरियर्स हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओहम्स लॉ। अब बच्चे कहेंगे सर स्पीड थोड़ी सी स्लो रखो। बेटा जितनी टाइम लगना चाहिए एक टॉपिक पे वो लगाया जा रहा है, एंड ये नहीं है कि एक टॉपिक को बड़ा लंबा खींच दिया जाए छोटी छोटी सी चीज़ों के ऊपर। जो चीज़ें आपको बताने की वो सारी की सारी मैं बता रहा हूँ साथ के साथ, ओके। चलिए तो अभी देखिएगा ओम्स लॉ की बात करते हैं। ओम्स लॉ को एक सिंपल तरीके से समझते हैं कि ये आप लोगों के पास एक कंडक्टर है, ये कि आप लोगों के पास एक कंडक्टर, इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक वी लगाया हुआ है। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। व्हाट इज वी, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। एंड इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें जा रहा है क्या, करंट, मतलब करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस साइड मूव कर रहे होंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ, तो जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन इधर है। अब यहाँ पर ओम्स ने क्या बोला, इन्होंने बोला द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड। मतलब जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है इस कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में, इनके एंड्स के अक्रॉस, आप ये बोल दो, ठीक है। तो मतलब वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। बट यहाँ पे कुछ कंडीशन इन्होंने बोली हैं। इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर, जैसे कि लेंथ, टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन रिमेन सेम, तो ये चीज़ अगर सेम है तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई। एंड प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम हटाते हैं तो हम लगाएंगे इक्वल, एंड इक्वल के साथ यहाँ पे आ जाता है कांस्टेंट, जिसको हमने नाम दिया आर का। इसको हमने नाम दिया किसका, आर का नाम दिया है। एंड ये आर ही हम पढ़ते आए हैं कि ये क्या होता है, ओहम्स लॉ होता है, मतलब यही रेजिस्टेंस होता है। ये आर क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगी, ऊपर देखो वी है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो क्या होगा, वोल्ट होगा। नीचे करंट है तो वो क्या होगा, एम्पियर होगा। तो ये बन गया आप लोगों के पास क्या, ये बन गया आप लोगों के पास ओहम। क्या बन जाएगा, ओहम। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। अगर मैं इसको किसी एक ग्राफ में बनाऊं, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है जहां पे मैंने लिया आई, और ये है वाई एक्सिस जहां पे मैंने कंसीडर कर लिया वी को, तो सिंपल सी बात है कि इस वी आई का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से बनेगा। वो इस तरीके का मतलब ये स्ट्रेट लाइन बन रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्लोप ऑफ द लाइन बोल रहे हैं। तो अगर मैं इस वी आई ग्राफ का स्लोप निकाल दूं तो वो कॉमन सी बात है कि वो क्या निकलेगा, रेजिस्टेंस निकलेगा। क्योंकि जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वो y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स2 माइनस एक्स वन होता है, y एक्सिस, और नीचे जो x एक्सिस है वो आता है, ठीक है। y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स2 माइनस एक्स वन, मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो होगा y2, यहाँ पे y1, ये होगा x1 और ये होगा x, इस तरीके से। क्लियर है बच्चे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ ज़रूरी बात है उसको भी देख लेते हैं। क्या बोला इन्होंने, द डिवाइसेस और सब्सटेंसेस विच डज डोंट ओबे ओम्स लॉ, जैसे कि मतलब कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे गैसेस हो गई, क्रिस्टल रेक्टिफायर्स हो गई, थर्मियोनिक वॉल्व हो गई, और ट्रांजिस्टर हो गए। तो उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है नॉन ओहमिक या फिर नॉन लीनियर कंडक्टर बोला जाता है। अब तुमसे कोई पूछ लेगा कि व्हाट इज नॉन लीनियर कंडक्टर या नॉन ओहमिक कंडक्टर, तो तुमने झट से बोल देना कि जो ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उन्हें बोला जाता है नॉन लीनियर या नॉन ओहमिक कंडक्टर, एंड जो फॉलो करते हैं उन्हें ओहमिक बोला जाता है, लिखा हुआ है लास्ट में। एंड विच ओबे ओहम्स लॉ कॉल्ड एज ओहमिक कंडक्टर, जैसे कि सभी मेटल्स जो है वो फॉलो करती हैं ओहम्स लॉ को। क्लियर है बच्चा। चलिए तो यहाँ पर अभी आ गई है हमारे पास रेजिस्टेंस की बारी। तो रेजिस्टेंस अभी हमने पढ़ लिया एक बार कि R इज इक्वल टू वी बाई आई होता है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो R है वो डिपेंड करता है किस पे, वो डिपेंड करता है आपका लेंथ पे, वो डिपेंड करता है आपका एरिया पे,
ठीक है, मतलब जियोमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? जियोमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय विर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू, मतलब किसी एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो उसमें से फ्लो होने वाले करंट को अपोज करे, रुकावट पैदा करे उसके फ्लो में, करंट के फ्लो में। ठीक है, वैसे आप ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो में अगर रुकावट पैदा हो तो उस चीज को बोला जाता है, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्या? रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, या क्रॉस सेक्शनल एरिया आप बोल सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। ये एल कहाँ पे है? ये हमने एक कंडक्टर लिया, ये हमने एक कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ है एल और एरिया और क्रॉस सेक्शन है ए। तो इसका जो आर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होगा और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया होगा। ठीक है, एंड एक चीज का ध्यान में रखना कि जब भी हम इसको स्ट्रेच की फॉर्म दे रहे होंगे, मतलब स्ट्रेच कर रहे होंगे, तो लेंथ अगर हम इस तरीके से खींचे कि लेंथ और इंक्रीज हो जाए तो एरिया डिक्रीज होगा। तो मतलब जितनी लेंथ इंक्रीज करेंगे, मान लो आपने लेंथ को 2 टाइम्स किया तो एरिया हाफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई लेंथ जो इंक्रीज हो रही है वो कहाँ से बन रही है? वो लेंथ जो इंक्रीज हो रही है वो कंडक्टर के मटेरियल से ही बन रही है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं से तो पतला हो रहा है। चलिए, तो आर हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के, इनवर्सली हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, तो दोनों को कंबाइन किया हमें मिलता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई बाय ए। एंड प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे भी लगाएंगे हम, इक्वल लगा देते हैं पहले और फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। और जो भाई रेजिस्टिविटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है। क्लियर है? चलिए, ये लिखा भी हुआ है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे ये डिपेंड कर रहा होगा। अब एक क्वेश्चन हमने दिया, जैसे कि यहाँ पे बोला शो दैट 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू ए फ्लो ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, मतलब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको शो करना है कि जो 1 एम्पियर है, मतलब करंट तो गिवन हो गया यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, इसके इक्वल होगा, इतने के बराबर होगा 6.25 इंटू 10⁻18 एलिमेंट्री चार्ज पर सेकंड के बराबर होगा। तो सबसे पहली बात देखो भाई, हमें एक सिंपल सा फंडा पता है कि Q क्या होता है? एन ई होता है। तो अगर हम यहाँ से N निकालें तो Q बाई ई होगा। एंड Q कैसे लिखेंगे? Q इज आई टी से लिखेंगे, क्योंकि करंट इज चार्ज बाय टाइम। तो अगर चार्ज निकाले तो करंट इनटू टाइम हो गया, नीचे हो गया E। तो भैया आपको I भी दिया हुआ है, पर सेकंड बोला है तो T 1 सेकंड हो गया, और E की वैल्यू आप लोगों को पता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जब सॉल्व करोगे आप तो आपको आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे किया और आंसर आ गया आप लोगों के सामने। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट आता है थर्मल वेलोसिटी क्या होता है। देखो बहुत आसान है ये टॉपिक, और बच्चे इसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर लेते हैं अपने माइंड को इसको पढ़ते हुए, तो ध्यान से सुनना है इस टॉपिक को। देखिए, थर्मल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? किसी भी मेटल या कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो क्या करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं। और जब वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं वो कितनी स्पीड से करते हैं? विद वेरी हाई स्पीड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। मतलब कुछ भी मल्टीपल हो सकता है, 3 4 5, बट ये होगा 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये ऑर्डर है। ऑर्डर कौन होता है? जितना पावर में हो। ठीक है, मतलब जितना टाइम्स हो रहा है वो चीज़ है यहाँ पे। तो इतनी स्पीड होती है इसकी। ओके, एंड खास बात क्या है? रेंडमली जब इन्होंने बोला है तो इस टाइम यहाँ पे क्या नहीं है? नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड हियर। मतलब कोई भी बैटरी, कोई भी फील्ड यहाँ पे हमने अप्लाई नहीं किया। दिस स्पीड इज कॉल्ड द थर्मल वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जब क्लास के अंदर टीचर नहीं होता और बच्चे अपनी मर्जी से इधर उधर घूम रहे होते हैं, शोर कर रहे होते हैं, तो वो एक रैंडम मोशन माना गया। तो उस टाइम उनकी जो वेलोसिटी है वो कौन सी है? थर्मल वेलोसिटी है। ठीक है, टीचर नहीं है मतलब इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है तो फिर सीधे हो जाते हैं भाई, हाँ सर टीचर आ गया, सर आ गया, मैम आ गए, तो बैठ जाओ भाई अपनी जगह पे। क्लियर है? चलिए, तो थर्मल वेलोसिटी मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे रैंडम मोशन में होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
नेक्स्ट है एज देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। अब इन्होंने बोला है कि एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन में है। और रैंडम मोशन में का मतलब है कि रैंडम डायरेक्शन है। इसका मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग एन एरिया फ्रॉम वन साइड वेरी नियरली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग फ्रॉम द अदर साइड। समझे नहीं सर? सुनो भाई ध्यान से। यहाँ पर एक कंडक्टर है, ये रहा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, क्या पता इतने ही इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हुए इधर भी आ रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई एक क्रॉस सेक्शन मान लें तो उसमें से इतने ही इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और इतने ही इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, यहाँ पे जीरो हो रही है। एवरेज थर्मल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, वो जीरो हो रही है। आई होप इतनी चीजें समझ में आ चुकी हैं आप लोगों को। चलिए ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है भाई? अब आपने देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो अपनी मर्जी से इधर उधर घूम रहे थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन एक सिंगल डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, मतलब सिंगल नहीं बोल सकते आप, ऐसे बोलो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, जैसे कि बैटरी लगा दी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। देखो जैसे हमने पोटेंशियल अप्लाई की, ठीक है, वही कंडक्टर आपके पास, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये लेंथ है, तो भाई जब ये पोटेंशियल अप्लाई की तो ये वाला पोर्शन हो गया पॉजिटिव और ये वाला पोर्शन हो गया नेगेटिव, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। क्या हो गया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में कौन मूव कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगती है वो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। अब ये रैंडम मोशन में नहीं है, तो इस टाइम जो वेलोसिटी है उसी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, द फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट मूव विद एन एवरेज वेलोसिटी opposite to the direction of electric field, which is called the drift velocity of free electron। कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा जाए किसी भी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाना शुरू हो जाए, विद एन एवरेज वेलोसिटी कहाँ पर मूव करना जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव कर जाए, तो वो वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड इसको शो किससे करते हैं भाई? वीडी से शो करते हैं। एंड इसका जो ऑर्डर होता है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है वो याद कर लीजिएगा, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। एंड कई बच्चे एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो भाई यहाँ से पढ़ लो। मैं पहले बोल रहा हूँ कि इन नोट्स को पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा ध्यान से लिखा गया है, बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी है? वेरी स्मॉल है। बट थर्मल वेलोसिटी वेरी हाई थी, 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड था। यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, -4 मीटर पर सेकंड है भैया। ठीक है, चलिए। तो अगर हम इसी कंडक्टर की बात करें और एक कंडक्टर की बात करें तो n जो है हमने माना है स्मॉल n का मतलब क्या है? स्मॉल n का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर डेंसिटी। जैसे एक क्लास में 48 स्टूडेंट हैं और 16 बेंच हैं, तो एक बेंच पे कितने बच्चे बैठे हैं वो नंबर डेंसिटी है, वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट पर बेंच। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। A is the area of conductor, area of cross section of the conductor, V is the potential difference, E is the electric field inside the conductor। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो ये E बना है वो कैसे लिख सकते हैं? हमने एक रिलेशन पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? E इज इक्वल टू V बाय L से हम लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू V बाय L से हम लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी चीजें? सुनिए आप ध्यान से। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लग रही है, फोर्स इधर लग रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है उनका। तो आप एक्सेलरेशन को कैसे लिखोगे? देखो F इज इक्वल टू लिखोगे ma। फोर्स किस पे लग रही है? इलेक्ट्रॉन पे, तो उसको फोर्स को कैसे लिखोगे? E कैपिटल E, स्मॉल ई कैपिटल ई। स्मॉल ई इज फॉर द इलेक्ट्रॉन। अगर इसको माइनस लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस भी लिख सकते हो। इज इक्वल टू ma, एंड a की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 30 आ जाएगी। क्लियर है इतनी चीजें? कमेंट करते रहा करो। ओके चलो जी, तो यहाँ पे बन गया आप लोगों के लिए a इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई बाय एम। वट इज m? m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड e कौन है जो यहाँ पे सेटअप हुआ है? e की वैल्यू, स्मॉल ई की वैल्यू कौन है? वो दिस, ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है। ठीक है,
तो यहाँ से आप लोगों के पास आ गया भैया क्या, एक्सेलरेशन। क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें एक क्लास 11th के हमने वेलोसिटी की रिलेशन पढ़ी थी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन पढ़ी थी। वो क्या थी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी थी। अब u कौन है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तब वो वेलोसिटी, तो वो कौन थी, u एवरेज। अप्लाई कर दिया तो ड्रिफ्ट बन गई, तो vd। तो मतलब हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं कि vd इज इक्वल टू यू एवरेज प्लस ए टी। ठीक है, हाँ जी बताइएगा फटाफट से। vd इज इक्वल टू यू एवरेज प्लस ए टी हमने लिख दिया। अब यू एवरेज हो चुका है क्या, यू एवरेज हो चुका है भैया 0। बताया था ना कि एक क्रॉस सेक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं उतने इधर जा रहे होंगे, तो ये इसलिए 0 होगा। चलो तो ये हो गया 0, तो बचा क्या, सिर्फ वी डी इज इक्वल टू ए टी बचा, तो ये आ गया। अब ए की वैल्यू ये रही, तो इनको पुट किया, और आपके पास जो टी है उसको मैं एक नाम दे रहा हूँ। आपके पास जो टी है उसको मैं एक नाम दे रहा हूँ, और वो टी है रिलैक्सेशन टाइम। क्या है ये, रिलैक्सेशन टाइम है इसका नाम। कितना नाम है इसका, रिलैक्सेशन टाइम इसका नाम है। टाउ को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम। आप क्या कर रहे हो कि देख रहे हो, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड किया, अप्लाई किया कंडक्टर के अक्रॉस, कैंड्स के अक्रॉस, और इलेक्ट्रॉन चले, तो वो टकराए किससे, आयन से, पॉजिटिव आयन से। फिर वो चले, फिर वो पॉजिटिव आयन से टकरा रहे हैं। मतलब पहली टक्कर जब लगी, फिर दूसरी टक्कर लगी, तो पहली टक्कर और दूसरी टक्कर के बीच का जो टाइम गैप मिला है उसे बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। मतलब रिलैक्स हो रहा है इलेक्ट्रॉन उस टाइम के लिए। ठीक है, चलिए, तो इट इज द क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो वीडी का फॉर्मूला आ गया आप लोगों के पास, मैग्नीट्यूड में स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम। स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो दिखाई गई आप लोगों को कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये एक मूवमेंट लिखी हुई है कि डायग्राम है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और आपका काम चल जाएगा बढ़िया वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब करंट भी आए और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आ जाए, तो आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी हो। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है कि करंट को कैसे लिखते हैं, क्यू बाई टी से लिखते हैं। ये क्यू कौन है, ये टोटल चार्ज है। कौन है ये, टोटल चार्ज है। कौन है ये, टोटल चार्ज है। इस क्यू को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एन ए ई से, क्योंकि मुझे पूरे वॉल्यूम के लिए लिखने हैं। क्योंकि कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम एन एल से लिखते हैं, एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये पूरे वॉल्यूम पे हो गए हैं, पूरे वॉल्यूम टोटल की बात हो गई है। क्वांटाइजेशन यहाँ पे यूज हो रहा है, साथ में आ गया ई, तो मतलब क्यू की वैल्यू इज कितनी, एन ए ई। एन को कैसे लिखते हैं, एन एल से। नंबर डेंसिटी इज स्मॉल एन। ठीक है, एंड एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, जैसा कि ऊपर दिखाया हुआ आपको डायग्राम, ये रहा ये वाला। ओके, चलो अब देखो भाई, अब हमारे पास ये आ गया क्यू की वैल्यू। अब टी भी तो चाहिए, तो टी को कैसे लिखते हैं, टी डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हो सकती है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले यहाँ तक जाए तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एल। और जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो वेलोसिटी कितनी यूज़ कर रहा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे आ गया कितना कि टी जो है वो कितना है, एल बाई वी डी है। तो भाई टी की वैल्यू आ चुकी है, क्यू की वैल्यू आ चुकी है, तो दोनों को इसमें पुट करो। जैसे ही आप पुट करते हो तो आपको रिलेशन मिलती है, आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी मिलता है। आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी मिलता है। आई होप कि यहाँ तक का जो भी हमने पढ़ा है वो सारा अच्छे से क्लियर हो गया है। और अगर अच्छे से क्लियर होता जा रहा है तो भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते रहना। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की जा रही है, ठीक है, इसमें मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला कि मैं आज ये वन शॉट प्रिपेयर कर रहा हूँ और फिर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब मेरे नंबर नहीं आएंगे ना। ठीक है, वो तुम्हारी हेल्प के लिए है। चलिए, नेक्स्ट है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब आपको ओम्स लॉ निकालना है। कहाँ से निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके निकालना है। मतलब आपको पता लगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने यूज़ की और लास्ट में वो ओम्स लॉ बन गया। सबसे पहले हमें पता है कि एक रिलेशन, वी नो दैट कि आई क्या होता है, ए एन ई वी डी होता है। अभी निकाल के आए हैं, ऊपर डिराइव किया हमने, और वी डी भी हमने डिराइव किया, वो ये होता है। तो क्यों ना वी डी को इधर पुट कर दूं मैं, क्यों ना वी डी को मैं इधर पुट कर दूं। जैसे ही मैं वी डी को यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास रिलेशन आ जाता है दिस।
आई इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर ई कैपिटल ई टाउ बाय एम. एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, स्मॉल ई क्या है, स्मॉल ई इज द 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ओके, चलिए अब एक बात पता है तुम्हें कि ओहम्स लॉ तो तब बनेगा ना जब V बाय आई की फॉर्म बने या V इज इक्वल टू आई आर हो, यही होगा ना. ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा ही बनाना होगा और उसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले E को भी लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो E है उसको V में चेंज कर लेते हैं. तो कैसे चेंज करेंगे, अरे भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा बन रहा है, वो V बाय एल तो बन रहा है. तो बस यहाँ पे हमने वही किया कि E को क्या बोला, V बाय एल बोल दिया, V बाय एल बोल दिया. तो इस E को हम यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे पुट करते तो हमें रिलेशन मिल जाती है ये. एंड अब हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ चल रहे हैं. तो एक साइड हम बना रहे हैं यहाँ से इस इक्वेशन से V एक साइड कर रहे हैं, जैसे हमने V को एक साइड किया तो इधर I है, एम एल इधर चला जाएगा तो ये आ गया एम एल और नीचे आ जाएगा ए एन ई स्क्वायर टाउ आ गया. क्लियर. तो हमने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू होता है आई आर, तो I तो ये रहा, तो इसका मतलब ये सारे का सारा कौन है, ये R है, ये सारे का सारा कौन है, R है. तो हमने लिख दिया कि एम एल ए एन ई स्क्वायर टाउ कौन है, वो R है. V बाई आई की फॉर्म हमने बना ली. तो ये बन गया आप लोगों के पास क्या, ओहम्स लॉ. क्या बन गया ये आप लोगों के पास, ओहम्स लॉ बन गया भाई. क्लियर है. चलिए अब देखिएगा भाई ध्यान से, अब ध्यान से सुनना. अब हमने एक बात तो बोल दी कि R की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ये आ चुकी है, मतलब R इज इक्वल टू एम एल ए एन ई स्क्वायर टाउ, इस तरीके से. बट क्या तुमने देखा कि हमने बोला था कि R इज ओनली डिपेंड अपॉन L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. तो मतलब L और A वही R पे डिपेंड कर रहे हैं ना. तो ये बाकी ये कौन है, एम एन ई स्क्वायर टाउ, इसको हम एक नाम देते हैं, एम एन ई स्क्वायर टाउ को हम एक नाम देते हैं जिसको हमने कांस्टेंट बोला. और ये कांस्टेंट कौन है, ये रो है. देखो ये जो मास है इलेक्ट्रॉन का, तो ये मटेरियल के अंदर है, नंबर डेंसिटी मटेरियल के अंदर है, ई मटेरियल के अंदर है, टाउ ये भी मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है. तो ये सारे के सारे कौन है, ये हैं रेजिस्टिविटी. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं. तो इस तरीके से आप ओहम्स लॉ निकाल सकते हैं फ्रॉम द आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से. अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है. ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, वो टाइम इंटरवल होता है, मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, मतलब एक टक्कर लगी फिर दूसरी टक्कर लगी तो दोनों के बीच में जो टाइम गैप मिल रहा है उसे बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना. टाउ का फॉर्मूला क्या है कि मीन फ्री पाथ अपॉन आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. हालांकि हमारे क्लास 12th के सिलेबस में आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, तो आपको डायरेक्ट याद ही करना होगा कि टाउ इज इक्वल टू क्या है, मीन फ्री पाथ है, और नीचे आप लोगों के पास आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लैम्डा अपॉन वी आरएमएस से शो करते हैं. मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी देखो वैसे तो हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो ये इट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. बट क्या है ये, इसका मतलब होता है कि कितना जल्दी, हाउ फास्ट इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर को पास करता है, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर को पास करता है कि कितना जल्दी पास कर रहा है, वो होती है मोबिलिटी. ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय म्यू एंड रिटन एज वी डी बाई ई. वी बाय ई, तो वी डी का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही क्या, ई कैपिटल ई टाउ बाय एम, और ये रहा ई. तो ई से ई कैंसिल, तो बचा आप लोगों के पास दिस. तो म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम, एंड यहाँ से आप लोगों के पास रिलेशन आ चुका है मोबिलिटी के बीच में एंड रिलैक्सेशन टाइम के बीच में. नेक्स्ट आता है करंट डेंसिटी. क्या होता है करंट डेंसिटी, इज सेम एज जैसे कि फ्लक्स हमने पढ़ा था. क्या पढ़ा था, फ्लक्स में क्या होता था कि कोई एक एरिया है उसमें से फील्ड लाइन नॉर्मली पास होनी चाहिए. तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि कोई एक एरिया है उसमें से करंट नॉर्मली पास हो, उसमें से करंट नॉर्मली पास हो. ठीक है, समझ रहे हो. और वैसे अगर हम बात करें करंट डेंसिटी की तो क्या होता है भाई, करंट डेंसिटी जो होता है वो होता है आई बाय ए. क्या होता है, आई बाय ए, मतलब अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया सराउंडिंग दैट पॉइंट. नॉर्मली पास होना चाहिए. नोट बना के लिखा भी है हमने. एरिया इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में एरिया होगा, उसी डायरेक्शन में आपका एरिया होगा.
तो जेड से इसको डिनोट करते हैं डेंसिटी को, आई बाई ए से इसको हम लिखते हैं। मतलब आई को अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूँ आई को जे डॉट ए से मैं लिख सकता हूँ। एंड इसकी डेंसिटी, जो करंट डेंसिटी है, इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होती है, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट जा रहा होता है उसी डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होती है। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कंडक्टेंस से। कंडक्टेंस क्या कहती है तुम्हें? कंडक्टेंस सिंपली इसको जी से शो करते हैं। ये होता क्या है? रेसिप्रोकल होता है किसका? रेजिस्टेंस का। सो रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर, बट इसको लिखा कैसे जाएगा कंडक्टेंस को? 1 बाय आर से। ठीक है, यूनिट क्या बनेगी? रेजिस्टेंस की ओम होती है, बट इसकी रिवर्स है तो मतलब ओम इनवर्स। सीमन भी इसको हम लिखते हैं, ठीक है, सीमन। और कंडक्टेंस इज मेजर ऑफ द ईज विद विच द चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर। मतलब हमने रेशियो तो पढ़ लिया कि 1 बाय आर होता है, उसे कंडक्टेंस बोला जाता है। बट क्या है? ये मेजर है किसका? एज विद विच, कि कितनी आसानी से कंडक्टर पास कर रहा है, सॉरी कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है कंडक्टर में से, उसको बोला जाता है कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर होती है। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं भाई? सिग्मा से। तो ये 1 बाय रेजिस्टिविटी एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो, मतलब ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स इसकी यूनिट है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस। इसको सिर्फ सिंपल सा आपको याद कर लेना है और आपका टॉपिक हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस में हम पढ़ रहे होंगे कि टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ेगा रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के ऊपर। देखो हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि R इज इक्वल टू क्या होता है? ML अपॉन ANE² टाउ। आप अगर यहाँ पे देखो R जो है टाउ के साथ किस तरीके से है, वो इन्वर्सली है, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। साथ में अगर हम इसमें देखें कि M अपॉन ए नहीं, M अपॉन NE² टाउ, वो देखें तो वो कौन है? रेजिस्टिविटी है। तो यहाँ पे टाउ क्या है? वो भी इस तरीके से है, इन्वर्सली है। तो मतलब आप देखो कि रेजिस्टेंस की बात करें या रेजिस्टिविटी की बात करें, तो यहाँ पे आप लोगों के पास टाउ जो वो नीचे की तरफ है। मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्साइट होंगे, जल्दी एक्साइट होंगे, और जो उनका रिलैक्सेशन टाइम है, मतलब जल्दी जल्दी टक्कर लगेगी, तो इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब ये चीज़ अगर डिक्रीज़ हो रही है तो कॉमन सी बात है ये चीज़ इंक्रीज़ होगी। ऐसा ही रेजिस्टेंस के केस में है। तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा होगा। तो हमने 4 कंडक्टर लिख रखा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक और रिलेशन आपको याद रखना है, वो है R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। R कौन है? हमारा फाइनल रेजिस्टेंस है, R0 इज हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस है, एंड डेल्टा टी इज़ व्हाट? डेल्टा टी इज़ T माइनस T0, जिसमें T0 इज़ हमारा इनिशियल टेम्परेचर एंड T इज़ द फाइनल टेम्परेचर। T इज़ द फाइनल टेम्परेचर है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे पुट। तो ये रेजिस्टेंस के केस में इसी तरीके से आप रेजिस्टिविटी के केस में भी लिख सकते हैं। इसका कोई भी डेरिवेशन हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, बट इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। आपको ये अल्फा क्या दिया हुआ है? ये आपका होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है? डिग्री सेल्सियस इनवर्स होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? डिग्री सेल्सियस इनवर्स होती है, ठीक है। अल्फा क्या है? अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट और इसकी यूनिट इज डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अल्फा जो है वो क्या है? पॉजिटिव है किसके लिए? मेटल के लिए। अल्फा जो है वो पॉजिटिव है किसके लिए? मेटल्स के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेटल जो वो कंडक्टर है एंड कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज होने से एकदम से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब ये अल्फा पॉजिटिव होगा। अल्फा क्या शो कर रहा है कि टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होने के साथ अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो अल्फा इज पॉजिटिव, मतलब एकदम से, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी? सेमी कंडक्टर की, तो अल्फा नेगेटिव होता है उनके लिए। कैसा होता है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से या टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस घटता है, ठीक है। क्या होता है? रेजिस्टेंस घटता है आप लोगों के पास। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या आता है? हमने यहाँ पे कुछ ग्राफ्स बनाए हुए हैं। ये ग्राफ्स जो है आप लोगों के पास, एक तो दिखाता है ये रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है। रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अल्फा जो है वो कैसा है? पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पे है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है
वैसे वैसे रेजिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा है, तो अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव है यहाँ पे, क्या है, पॉजिटिव है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जैसे आपने रेजिस्टेंस सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है तो रेजिस्टेंस एकदम से नहीं बढ़ रहा है, वो धीरे 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 इंक्रीज़ हो रहा है। तो अल्फ़ा क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव तो है बट स्मॉल है। कैसा है, स्मॉल है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अल्फा यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी घट रही है। तो ये किसका केस हो सकता है, ये केस हो सकता है आपका सेमीकंडक्टर का। ये किसका केस हो सकता है, ये आपका सेमीकंडक्टर का केस हो सकता है, सेमीकंडक्टर का। और ये किसका केस है, ये आपका एलॉय का केस है। और ये किसका केस है, आपका मेटल का केस है। ठीक है, तो मेटल के लिए अल्फा इज क्या, पॉजिटिव, और एलॉय के लिए क्या है, स्मॉल है, और सेमीकंडक्टर के लिए क्या है भाई, नेगेटिव है, अल्फा इज नेगेटिव है। ओके, चलिए अब ये था टेम्परेचर डिपेंडेंस। अब पढ़ते हैं सेल क्या होते हैं, व्हाट इज सेल। तो सेल एक डिवाइस होता है भाई जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें देता है। किस तरीके से देता है, केमिकल को यूज़ करके। द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल जो है वो एक सोर्स है किस चीज़ का, कांस्टेंट ईएमएफ का, बट नॉट कांस्टेंट करंट। मतलब कांस्टेंट ईएमएफ होगा बट कांस्टेंट करंट नहीं होगा। सेल का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें ये वाली जो रोड है थोड़ी सी लंबी होती है जिसको हम पॉजिटिव शो करते हैं, और ये वाली जो रोड मतलब प्लेट बोल सकते हो वो नेगेटिव छोटी होती है। ठीक है, मतलब ये हायर पोटेंशियल है, ये आपका लोअर पोटेंशियल है, ये हायर और ये लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अगर हम बात करें ईएमएफ की और पोटेंशियल डिफरेंस की, मैं इसको एक छोटे से तरीके से समझाता हूँ। आप दुकान पे गए, आप एक सेल लेके आए, आपने उस सेल को कहीं पे भी फिट नहीं किया, और उसके सिरों के बीच में, उसके एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ या पोटेंशियल को चेक किया। तो अभी के लिए जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस चेक किया वो है ईएमएफ। मतलब क्या, अभी आपने उसमें से कोई भी करंट नहीं निकाला, वो एक ओपन सर्किट में है, तो वो ईएमएफ है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट सप्लाइंग एनी करंट इज कॉल्ड इट्स ईएमएफ। ठीक है, एंड ईएमएफ को कैसे लिखते हैं भाई, ईएमएफ को लिखते हैं वी ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर से। ईएमएफ को कैसे लिखते हैं, वी पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर। ये आई आर कौन है, ये आई आर है पोटेंशियल इन द सेल, मतलब जो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल बनेगा वो है ये। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कि जब करंट निकाल रहे होंगे, मतलब सेल है आपके पास, उसने उसको आपने किसी सर्किट में लगा दिया और फिर उसके एंड्स के अक्रॉस आप पोटेंशियल को चेक कर रहे हो, तो वहां से करंट निकल रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, वो एक क्लोज सर्किट में आ चुका है। तो उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब जो पोटेंशियल आप नोट कर रहे होंगे उसको पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसको शो करते हैं वी से। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका सेल का, जिसको हम स्मॉल आर से शो करते हैं। देखो भाई, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल। देखो जो सेल होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड होता है, आपके पास क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोड। तो इन इलेक्ट्रोड की वजह से और बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस पैदा होता है, वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ठीक है, किससे बनता है ये, ऑफर बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड के बीच में कितना डिस्टेंस है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड कैसा है, ज़्यादा है या कम है। मतलब इस तरीके से देखो मैंने रिलेशन बना के लिख रखे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, नेचर कंसंट्रेशन उन पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड कर रहा होगा। सेल को अगर देखना आपने तो सेल यहाँ से आप देख सकते हो, ये रहा इलेक्ट्रोड, ये रहा इलेक्ट्रोड, ये इनके बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक आर है जिसको हमने करंट निकालने के लिए यूज किया हुआ है। ठीक है, चलिए तो अभी पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन ई वी एंड आर के बीच में, मतलब ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो, और साथ में आर। आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सेल लिया जिसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, और इन इलेक्ट्रोड के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है जो कि आर है, और इसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। कौन सा रेजिस्टेंस बोलते हैं हम इसको, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको हम। कौन सा रेजिस्टेंस बोलते हैं बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, कंसिडर द फर्स्ट सिचुएशन व्हेन आर इज इनफाइनाइट। मतलब जब आर इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो करंट होगा वो जीरो है, करंट जो होगा वो जीरो होगा। हाँ, ठीक है, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन, मतलब ये पी और एन, मतलब उस टाइम पी और एन के बीच में
उस टाइम P और N के बीच में आप लोगों के पास क्या होगा, इस P और N के बीच में एक पोटेंशियल बन रहा होगा, वो हमने बता दिया वो V है। ठीक है, अभी बेटा जो ये V है वो कैसे होगा, वो ये होगा कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है P और यहाँ तक जो पोटेंशियल है वो प्लस यहाँ से, मतलब ऐसे बोलो आप, एक तो PA हो गया, एक AB हो गया और एक B से N हो गया, ये एक पूरा पोटेंशियल बन रहा है क्योंकि हमने जो V बोला है वो इनके बीच में बोला है। ठीक है, देखो वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड N, P और N के बीच में है तो वो कौन कौन है, इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड के और यहाँ पे जो बन रहा है वो सबको टोटल करके लिखना, तो वही लिखा मैंने यहाँ पे V कौन है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड A, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड N होगा। तो V इज इक्वल टू E, EMF ऑफ सेल हम बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम हमने बोला है कि करंट है ही नहीं है भाई, जब करंट नहीं फ्लो कर रहा तो उस टाइम EMF ही होगा ना, तो मतलब उस टाइम V की वैल्यू इज व्हाट, E। अगर R हो जाए फाइनाइट और I जो है वो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट जो है वो क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो इस केस में अब बात करेंगे किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखेंगे, V इज इक्वल टू V का प्लस, मतलब प्लस वाले की वजह से, फिर माइनस वाले की वजह से, और फिर माइनस R। ये माइनस R क्यों कर रहे हैं हम, ये माइनस R इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जहां यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सब कुछ होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं, तो करंट ऐसे जा रहा है, बाहर करंट ऐसे जा रहा है, बाहर करंट ऐसे जा रहा है, बट अंदर करंट ऐसे होगा क्योंकि करंट का एक सर्कुलर मतलब लूप बनना चाहिए ना, सर्कल बनना चाहिए, तो करंट अंदर ऐसे है, तो मतलब अंदर एक वोल्टेज सेटअप हो रही है जो माइनस होगी, इसमें से जो हमारी एक्चुअल EMF है उसमें से ये वोल्टेज माइनस होगी ये वाली, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि EMF ये रहा आप लोगों के पास बच्चा, ये रहा, तो V कैसे लिखोगे, इसको माइनस कर दो, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया V इज इक्वल टू E माइनस आई R निकाल लो, यहाँ से क्या बनेगा आप लोगों के पास, यहाँ से आप लोगों के पास बनेगा इस तरीके का रिलेशन। ये रिलेशन कैसे बन रहा है हम एक बार देख लेते हैं, सुनो भी ध्यान से। देखो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर है, आप यहाँ से R निकाल लो तो क्या बनेगा, ये इसको ले आओ इधर, तो आप ले आए आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी, आर इज इक्वल टू ई माइनस वी बाई आई। ठीक है, आई की वैल्यू इज V बाय आर, तो E बाय वी माइनस वन इंटू आर ही तो बनने वाला है। आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल एंड टर्मिनल वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। कैपिटल आर जो है वो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पे पूरा आप लोगों को समझाया गया है कि V को हम कैसे लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे IR आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम IR निकाल लें तो सिंपल I कैसे बनेगा, E बाय आर प्लस आर बनेगा। ये तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने सिंपल बोला कि अगर V इज इक्वल टू आई आर हो, कॉमन सी बात है, यहाँ से अगर करंट चल रहा है I, यहाँ से अगर करंट चल रहा है I, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो IR होगा, तो वही तो हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो यहाँ से हमने निकाल लिया किसको, I को। अब ये I जो है ये मैक्सिमम कब हो रहा होगा, अब एक बात देखो कि जो R है स्मॉल रेजिस्टेंस है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है, और जो कैपिटल R है, तो इनमें से कौन सा बड़ा है भाई, इनमें से बड़ा है आप लोगों के पास कौन सा, ठीक है, इनमें से बड़ा है आप लोगों के पास कैपिटल R। कौन बड़ा है इनमें से, कैपिटल R। अगर इसको हम जीरो कर दें, इसको कर दें जीरो, तो E बाय आर क्या होगा, E बाय आर आपका आ जाएगा I मैक्सिमम इज इक्वल टू E बाय आर। क्लियर है, समझ में आया। चलिए, तो E इज इक्वल टू हुआ E अपॉन आर प्लस, क्लियर। चलिए, तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन ई वी एंड आर के बीच में। नेक्स्ट बढ़ते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल। चलिए, तो अब आगे करते हैं हम ग्रुपिंग ऑफ सेल। देखो, इससे पहले हमने पढ़ लिया कि सेल क्या होते हैं। ठीक है, उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि E क्या होता है, V प्लस आई आर होता है। अगर V लिख रहे हैं हम तो वो E माइनस आई आर होगा, अगर हम R लिख रहे हैं तो वो E बाई वी माइनस वन इंटू आर होगा। ठीक है, इन सब फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है क्योंकि टर्म फर्स्ट है तो MCQ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं, MCQ ही आएंगे। ठीक है, तो अभी करते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल का मतलब कि हम एक तरह से अब देखेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या है सेल के। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि हम जितने भी यहाँ पे सेल हैं उनको मतलब सीरीज में लगा के देखेंगे पहले, और फिर पैरेलल में, और फिर मिक्स ग्रुपिंग भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को समझते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या कहता है, जैसे कि
अगर सेल आपके पास इस तरीके से सीरीज में है, तो सीरीज में जो करंट होता है वो सेम रहता है भाई। डिवाइड क्या होगा, वोल्टेज या ईएमएफ आप बोल सकते हो, तो वो हमने लिखा E1 और E2। अब एक बात देखो, इसका टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, E1 प्लस E2 होगा। ये रेजिस्टेंस R1 यहाँ पे है जो कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है इस सेल का, R2 जो है वो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इन R1 R2 को हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड होते हैं। इसको हमने लिख दिया R1 प्लस R2। अगर मैं इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलूँ, तो भाई ये और ये प्लस ये जोड़ना होगा मुझे, क्योंकि तीनों सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट क्या हुआ, आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट, मतलब टोटल स्मॉल आर। तो भाई इसके बाद आप लोगों को क्या करना होता है, सिंपली आई निकालना होता है। तो आई कैसे लिखेंगे, ई बाय आर से लिखेंगे, ई बाय आर से, मतलब ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट। तो ये हो गया ई इक्विवेलेंट कितना है, E1 प्लस E2 अपॉन क्या है, आर प्लस R1 प्लस R2। देखो E1 प्लस E2 अपॉन आर प्लस R1 प्लस R2 है। तो ये हो गया हमारे पास करंट। अगर यहाँ पे सेल होते हमारे पास n, तो हम कैसे लिखते, तो भाई उतने ईएमएफ को जोड़ देते। अगर ये आइडेंटिकल होते, मतलब E1 की वैल्यू भी E होती, E2 की वैल्यू भी E होती, तो आप क्या करते, फिर यहाँ पे 2E लिखते। तो इसका मतलब अगर आइडेंटिकल सेल हैं और n सीरीज बोल रहे हो आप, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस, अब n सेल हैं तो उनका जितना रेजिस्टेंस है वो भी सेम होगा, आइडेंटिकल बोले तो ये NR बनेगा। क्लियर है, इस तरीके से आप इन चीज़ों को लिख सकते हो बेटा। एंड ग्रुपिंग ऑफ सेल में सीरीज कॉम्बिनेशन को आप इस तरीके से लिख रहे होंगे। मैक्सिमम करंट आपको कब मिल सकता है, देखो भाई मैक्सिमम करंट आपको कब मिल सकता है, मान लीजिए अगर हम इसको जीरो करते हैं तो हमें NE/R मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको जीरो कर देते तो हमें E/R मिलेगा। E/R सिर्फ एक की वजह से मिल रहा है, E/R। बट अगर हम इसको जीरो कर रहे हैं तो हमें NE/R मिल रहा है, मतलब n टाइम्स मिल रहा है, हमें n टाइम्स मिल रहा है। ठीक है, तो इस केस में मैक्सिमम करंट कंडीशन यहाँ पे है, मतलब अगर कैपिटल R जो बड़ा है किससे, स्मॉल nr से, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी n कैपिटल E/R हो जाएगी, n कैपिटल E/R हो जाएगी। समझ गए बेटा, समझ गए। चलिए, अब इसके बाद आप लोगों के पास ये सिमिलर प्लेट अगर कनेक्ट हो, मतलब ये सेल है ये सेल है, अगर नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो जाए, फिर क्या करेंगे, फिर ये ऐड नहीं होंगे, फिर ये E1 प्लस E2 नहीं होगा, फिर ये E1 प्लस E2 नहीं होने वाला भाई, फिर ये E1 माइनस E2 होगा। E1 में से क्यों कर रहे हैं, अगर E1 बड़ा है तो E1 में से माइनस हो जाएगा, अगर E2 बड़ा है तो E2 में से माइनस हो जाएगा, वो कोई खास बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप देख सकते हैं कि सेल को हमने पैरेलल में लगा रखा है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये इसका स्मॉल रेजिस्टेंस है, और आइडेंटिकल की बात कर रहे हैं तो ये ई और ई है। पैरेलल में हर एक ब्रांच में ईएमएफ या वोल्टेज होती है वो सेम रहती है, तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो कितना आने वाला है, ई आने वाला है। इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, तो इसको फाइंड आउट करो कैसे निकलोगे। देखो भाई, अगर मैं दो को पैरेलल में जोड़ता हूँ, अगर मैं दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाता हूँ, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा 1/R प्लस 1/R, या फिर इसको ऐसे कर दूँ R इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, मतलब R² अपॉन 2R, ये कट गया इससे, मतलब R/2 मेरे पास आंसर आ रहा है, मतलब मैं जब टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ। लेकिन दो लिए तो दो नीचे आ रहा है, इसका मतलब अगर n ले रहा हूँ तो n नीचे आएगा, मतलब ये 1 2 3, अगर ये m है, अगर ये m लगे हुए हैं तो रेजिस्टेंस होगा इंटरनल R/m। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया मेरे पास कितना, R/m हो गया। ठीक है, तो E इक्विवेलेंट हुआ कितना, E, R इक्विवेलेंट हो गया कितना, R/m। ठीक है, सो R इक्विवेलेंट कितना है, अब R इक्विवेलेंट कौन है, टोटल रेजिस्टेंस। भैया इसका रेजिस्टेंस हो चुका R/m, सारे का, इस सारे का, और इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है ये, तो R/m प्लस होगा कितना, R। ठीक है, सीरीज में तो ऐसे सोल्व करते हैं, तो ये हो गया दिस। यहाँ से इसको सोल्व करो, आपके पास बनेगा ये। करंट ही निकालना है तो करंट कैसे निकालते हैं, ME/mR प्लस R। M क्यों हो गया है सर, आपने तो E बोला था, बेटा जो ये वाला M है ये चला गया ऊपर, तो इसलिए हुआ है। ठीक है, समझ में आई चीजें। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, I इज इक्वल टू E/R प्लस R/m।
अब बात हुई यहाँ पे कि कब आपको मिनिमम मिल रहा होगा, कब मैक्सिमम मिल रहा होगा। तो जब भाई इसकी वैल्यू 0 हो, मतलब इसको नेग्लेक्ट कर दें, तो हमें मिलेगा आई मैक्सिमम, क्योंकि वो m टाइम्स हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, m टाइम्स हो रहा है, ठीक है। और मिक्स ग्रुपिंग में क्या हो रहा होगा, मिक्स ग्रुपिंग में हमने क्या किया, आइडेंटिकल सेल को सीरीज में लगा दिया। और कितने सेल हैं सीरीज में, n सेल हैं, तो सबकी ईएमएफ कितनी होगी, टोटल n ही होगी। मतलब एक रो की ईएमएफ कितनी हुई, ne हो गई, दूसरी की ne हो गई, तीसरी की ne हो गई। एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हुआ, nr, दूसरी रो का nr, तीसरी रो का nr रेजिस्टेंस होगा या नहीं होगा, यस और नो। चलो अब हो गया भाई इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये सारे कैसे हैं, पैरेलल में, पैरेलल में तो ईएमएफ सेम रहता है, तो मतलब टोटल ईएमएफ ne ही रहने वाला है, तो वो ne है। बट रेजिस्टेंस एन आर पैरेलल में लगे हुए हैं, कितनी बार लगे हुए हैं, एम टाइम लगे हुए हैं, तो ये हो गया एन आर बाई एम, लिख दिया मैंने एन आर बाई एम। अब ये सारे ये 1 2 और 3, ये सारे के सारे इसके साथ क्या हैं, इसके साथ क्या है, सीरीज में, तो यहाँ पे ये हो रहे हैं किसके साथ, ऐड हो रहे हैं। तो आई आ गया आप लोगों के पास क्या, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर बाई एम, एन कैपिटल ई अपॉन आर प्लस एन आर बाय एम आप लोगों के पास हो गया। क्लियर है इतनी चीजें। तो करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन आर इज इक्वल टू एन आर बाय एम। क्लियर है बच्चा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो ग्रुपिंग ऑफ सेल को। तो भाई सीरीज कॉम्बिनेशन एक बार देख लेना, पैरेलल देख लेना, मिक्स ग्रुपिंग देख लेना। एंड जो बच्चे बोल रहे हैं कि थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो डिटेल्ड वन शॉट भी मैंने अपलोड किया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। मतलब उसको डाउनलोड करो या फिर यूट्यूब से देख लो, आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। इसके बाद आता है भाई किरचॉफ्स लॉ आते हैं हमारे पास। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स में दो लॉ हमें करने हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको हम करंट लॉ भी बोलते हैं और जंक्शन रूल भी बोलते हैं, नोड मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे करंट आ रहा है और जा रहा है, इनकमिंग और आउटगोइंग सभी करंट है यहाँ पे। तो जिस पॉइंट पे वो आके मिल रहे हैं, इनकमिंग भी और आउटगोइंग भी, उसको बोला जाता है जंक्शन। ये चीज़ याद रखना। अब ये कहता क्या है, ये कहता है कि जितना भी करंट इनकमिंग है, जितना भी करंट इनकमिंग है उनका सम इज इक्वल टू होगा किसके, आउटगोइंग सम के। जितना भी करंट इनकमिंग है उतना करंट का सम इक्वल होगा किसके, सम ऑफ आउटगोइंग करंट के, ठीक है। I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। अगर हम इसको भी इधर ले आएं तो ये क्या बनेगा, I1 प्लस I3 प्लस माइनस ऑफ I2 प्लस माइनस ऑफ I4 इज इक्वल टू 0। मतलब किरचॉफ्स ने फर्स्ट लॉ ने एक बात बोली कि जितने भी करंट मिल रहे हैं एक जंक्शन पे, एक पॉइंट पे, एक नोड पे, उन सब का सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। किसके इक्वल होगा भाई, 0 के इक्वल होगा। क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया आप लोगों के पास 0 के इक्वल। किसके इक्वल हो गया, ये 0 के इक्वल हो गया। नेक्स्ट आता है आपके पास किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ आपको वोल्टेज मेथड भी बताता है। मतलब वोल्टेज मेथड इसको बोलते हैं, लूप रूल इसको बोलते हैं। इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि आप लोगों के पास कोई भी एक क्लोज सर्किट है, उसमें बहुत सारी वोल्टेजेस होंगी, तो बहुत सारी वोल्टेजेस का सम हमेशा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। डेफिनेशन को एक बार समझ लो, फिर रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी क्लोज सर्किट। कोई भी एक क्लोज सर्किट है, जैसे अगर हम इसको मान ले कि यहाँ पर ये एक क्लोज सर्किट है, तो इसमें यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इन सब की वोल्टेज का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी क्लोज सर्किट इज 0। तो समेशन ऑफ डेल वी इज इक्वल टू कितना, 0 है। समेशन ऑफ डेल वी इज इक्वल टू कितना है, 0 है। दिस लॉ रिप्रेजेंट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ हमें क्या शो करता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रूल होता है या जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है साइन कन्वेंशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। साइन कन्वेंशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ आप लोगों के पास होता है। देखो भाई, हाई लॉ है आप लोगों के पास, ठीक है। साइन कन्वेंशन आपको बतानी है। साइन कन्वेंशन का मतलब ये है कि जब हम किसी लूप में रोटेट कर रहे होंगे, मतलब लूप लगा रहे होंगे या ट्रेस कर रहे होंगे, तो हमें वोल्टेज जो कंसीडर करनी है वो नेगेटिव कंसीडर करनी है या पॉजिटिव कंसीडर करनी है, वो साइन कन्वेंशन के थ्रू पता लगती है। किसके थ्रू पता लगती है, साइन कन्वेंशन के थ्रू पता लगती है। तो देखो, सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि ये सेल है, इसका ये वाला जो एंड होता है उसको हाई बोलते हैं, इसको लो बोलते हैं।
इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं और इसको नेगेटिव भी बोलते हैं। इसको सेल या बैटरी कुछ भी कह सकते हैं। अगर कॉम्बिनेशन होगा तो बैटरी बन जाएगी, अगर सिंगल है तो इसको सेल भी बोलोगे आप। उसके बाद रजिस्टर को देखते हैं। रजिस्टर में जहाँ से करंट एंटर कर रहा है वो आपका हाई है और जहाँ से एग्जिट हो रहा है वो लो है। अब सुनो भाई ध्यान से, फॉर बोथ सेल या बैटरी या फिर रजिस्टर, ठीक है, अगर हम हाई से लो जा रहे हैं, इफ वी ट्रेस ट्रैवर्स फ्रॉम हाई टू लो, देन वी विल कंसीडर इट नेगेटिव। मतलब जब हम हाई से लो जाएं, चाहे आपका रजिस्टर का केस हो चाहे आपका बैटरी का केस हो, सेल का केस हो, तो इसको हम नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे क्योंकि लो पे जा रहे हैं। अगर लो से हाई पे जाएंगे तो हम हाई ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये एक समय नोटेशन होती है, समझ गए। चलिए, तो ये होती है साइन कन्वेंशन और ये आपको हेल्प करेगी किसमें, न्यूमेरिकल करने के लिए। सर आप तो न्यूमेरिकल करवा ही नहीं रहे, आप तो थ्योरी करवा रहे हो। बेटा एनसीईआरटी की ये सीरीज़ पूरी करने के बाद मैं आपको आफ्टर दिवाली न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल करवाऊंगा, न्यूमेरिकल मतलब प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। और वो प्रैक्टिस कैसी, वो प्रैक्टिस आपकी एमसीक्यू की। किसकी प्रैक्टिस है वो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस है। चलो आगे आप लोगों के पास व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है आप लोगों के सामने। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंस की अरेंजमेंट है, 1 2 3 4। और किस टाइप में होती है ये, रोम्बस टाइप में होता है। किस टाइप में होता है, रोम्बस टाइप में। व्हीटस्टोन ब्रिज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस इन विच 1 रेजिस्टेंस इज अननोन, जिनमें से 4 में से कोई एक अननोन होगा और बाकी के जो रेस्ट हैं वो सारे नोन होंगे। मतलब किसी एक को आपको फाइंड आउट करना होगा। जो इसका प्रिंसिपल है, इसका जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड करता है, वो P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस पे बेस्ड है। मतलब P और Q का रेशो इज इक्वल टू होगा R बाई एस का रेशो। बट ये रेशो आप तभी यूज कर सकते हो जब ये कैसा है, बैलेंस्ड है। ये बैलेंस कब होगा, ये बैलेंस तब होगा ना कि जब ये और ये रिलेशन हमारे पास रेजिस्टेंस इक्वल दिखा रही होंगी, ठीक है। कब दिखा सकती है बैलेंस, द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड जब आपका IG जो है वो जीरो। IG कौन है, कि इस ब्रांच के अंदर करंट जीरो होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर करंट यहाँ से चला I2 तो यहाँ पे I2 जाना चाहिए, यहाँ से चला I1 तो यहाँ पे I1 जाना चाहिए। भाई बीच में कोई करंट नहीं गया तो इसका मतलब ये बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस्ड है। क्या है ये, पूरा बैलेंस्ड है। ये कैसा है, पूरा बैलेंस्ड है। आप लोगों की समझ में आ रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया आप लोगों के पास, क्या है, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस हो गया। क्लियर है, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। ये बैलेंस कंडीशन है हमारी। द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो। IG इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ठीक है। कोई तुमसे पूछे कि बैलेंस कब होगा तो तुम बोलना अगर यहाँ पे करंट जीरो तो बैलेंस है, साथ में P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस अगर इक्वल आ रहे हैं तो भी बैलेंस है। तो बैलेंस कंडीशन है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके इसलिए लिख सकते हो PS इज इक्वल टू RS। अगर बैलेंस नहीं है तो PS इज इक्वल टू RS नहीं होगा, और सॉरी PS इज इक्वल टू RQ नहीं होगा। तो नोट तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको गलत लिख रखा, PS इज इक्वल टू RQ होगा। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे RQ होगा, ठीक है, समझ गए। चलो भाई, तो अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट करते हैं किसको, मीटर ब्रिज को या फिर स्लाइड वायर ब्रिज। अब जो आपके पास मीटर ब्रिज है या स्लाइड वायर ब्रिज है, ये क्या है भाई, हमने पढ़ा व्हीटस्टोन ब्रिज जो कि था P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस एंड IG इज इक्वल टू जीरो, जो इसकी बैलेंस कंडीशन थी। तो उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म नहीं है, वो थियोरेटिकल है। तो भी प्रैक्टिकल फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल फॉर्म को ही हम बोलते हैं, उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म को मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज हम बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके से होता है। ये होती है इसकी कॉपर स्ट्रिप, ये कॉपर स्ट्रिप होती हैं। यहाँ पे एक वायर होती है जो कि 100 सेंटीमीटर की होगी, जिसको हम 1 मीटर भी बोल सकते हैं। और ये होगा R और ये होगा S, मतलब ये रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, ये शंट होगा और ये गैल्वेनोमीटर है। और जहाँ पे पॉइंट लग रहा होगा वो हमारे पास D पॉइंट है। मतलब A और D, मतलब A और D इन्होंने दिया हुआ है। तो A और D के बीच में कौन है, ये एक रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से यहाँ पे तो A और D के बीच में एक रेजिस्टेंस है, D और C के बीच में भी एक रेजिस्टेंस। मतलब ये जो वायर की लेंथ है वही हमारे पास रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, वही हमारे पास रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तो देखो भाई,
इट इज़ द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. इट इज़ ए स्पेशली यूजफुल फॉर कंपेयरिंग रेजिस्टेंस मोर एक्यूरेटली एंड फॉर मेजरिंग एन अननोन रेजिस्टेंस. मतलब ये मोर एक्यूरेट आपको रीडिंग देता है, अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम आता है. बैलेंस कंडीशन इसकी वही है कि देखो हमने पढ़ा था P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस. तो यहाँ पे P कौन है? P इज दिस लेंथ, तो हमने L बोल दिया. L1 भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है. बाकी बची कितनी है? 100 माइनस एल या 100 माइनस L1. तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो. व्हाट इज L? L इज द नल पॉइंट. नल पॉइंट क्या होता है? नल पॉइंट वो होता है कि जब आपका गैल्वेनोमीटर 0 डिग्री मतलब 0 रीडिंग दिखा रहा है. जब आपका गैल्वेनोमीटर करंट 0 दिखा रहा है. जब आपका गैल्वेनोमीटर करंट क्या दिखा रहा है? 0 दिखा रहा है. क्लियर है? ये हो गया आई जी इज इक्वल टू क्या? 0. ये हो गया आई जी इज इक्वल टू क्या? 0. ठीक है. वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम वन एंड एंड वेयर नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड. इट कंसिस्ट ऑफ ए वायर ऑफ 1 मीटर. ये कितनी वायर का बना होता है? 1 मीटर वायर, मतलब 100 सेंटीमीटर वायर का बना होता है. नेक्स्ट चलते हैं पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर क्या होता है? नाम से पता लग रहा, पोटेंशियो मतलब पोटेंशियल, मीटर मतलब मेजर करने वाला. तो पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस मेनली यूज टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल. ठीक है, ऑफ गिवन सेल, या फिर कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल. मतलब ये या तो किसी एक सेल का ईएमएफ नोट करने के काम आता है, या किसी दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के काम आता है. और किसके काम आता है? इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के काम भी आता है. प्रिंसिपल क्या है इसका पोटेंशियोमीटर का? देखो जो प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का वो क्या है? व्हेन ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ए वायर. जब एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है किसी एक वायर में से, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है? यूनिफॉर्म है, मतलब एरिया भी कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है. तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उस वायर के एंड्स के बीच, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी लेंथ के. मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L के. कैसे? देखो भाई V इज इक्वल टू होता है आई आर, और R की वैल्यू कितनी होती है? रो L बाई ए होती है. इन्होंने A कांस्टेंट बोल दिया है, A कांस्टेंट बोल दिया, I कांस्टेंट बोल दिया है. रो अपने आप में कांस्टेंट होता तो क्या हुआ? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के. तो इसलिए हम ये लिख रहे हैं. तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, इक्वल लगाया, इक्वल लगा के बाद यहाँ पे आ गया एक कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. अगर हम इस पोटेंशियल ग्रेडियंट K की वैल्यू को लिखें तो K को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ. वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ हम लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है हमने. ठीक है, तो आपको K भी पता लग गया, इसका प्रिंसिपल भी पता लग गया. और ये किस चीज़ का बना होता है भाई? इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. ये किसका बना होता है? एक लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर का बना होता है. किसकी? एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की. इन विच ए स्टेडी करंट इज सेटअप बाय मीन्स ऑफ बैटरी. और ये जो कांस्टेंट करंट है ये कैसे बनाया जाता है? एक वोल्टेज आप यूज़ कर सकते हो, मतलब एक बैटरी आप यूज़ कर सकते हो, उसके द्वारा आप कांस्टेंट करंट उसमें फ्लो करवा रहे हो. इसकी दो एप्लीकेशन होती हैं. एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर एक होता है कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल, और टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. सबसे पहली बात, यहाँ पर हम ये बैटरी है जो कि कांस्टेंट करंट इसमें फ्लो करवाती है. यहाँ से हमने दो सेल लगाए, ईएमएफ E1 और E2 है. यहाँ से हमने एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे हमने ये टू वे स्विच लिया. ये क्या है? टू वे स्विच है, टू वे स्विच है. और यहाँ पे है गैल्वेनोमीटर, और फर्स्ट टाइम ये यहाँ पे जा रहा है, मतलब ये पहला हमारा फर्स्ट नल पॉइंट है. क्या है? ये फर्स्ट नल पॉइंट है, और ये हमारा दूसरा नल पॉइंट है. यहाँ से हटा के यहाँ पे आ गए. ठीक है, मतलब कि पहली बार हमें यहाँ पे IG 0 दिखता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, और फिर हमें यहाँ पे दिखता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है. ठीक है, तो बेटा इसकी वर्किंग कैसे करें? वर्किंग देखो सिंपल. अगर हम I और 3 को जोड़ते हैं, तो मैं जब I और 3 को जोड़ता हूँ तो एक लूप बनता है. कौन सा? I3 को जब मैं जोड़ता हूँ तो ये एक लूप बन जाता है जी. तो मतलब यहाँ से सप्लाई आ रही है, तो मतलब E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1, और E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1 है, तो E1 इज इक्वल टू के L1 में लिख सकता हूँ. लिख सकते हो सर? तो लिख दिया. इसी तरीके से अब मैं 2 और 3 को अगर जोड़ दूँ, उसको डिस्कनेक्ट कर दूँ, 2 और 3 को कनेक्ट कर दूँ, तो अब लेंथ आ गई है यहाँ पे. तो अब आ गया हमारे पास E2 कितना? KL2. E2 कितना? KL2. अब इस सेल की वजह से आ गया ना. ये बैटरी सॉरी, ये बैटरी क्या काम कर रही है? ये सिर्फ इसके अंदर कांस्टेंट करंट फ्लो करवा रही है वायर के अंदर.
तो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, दोनों को सिर्फ डिवाइड करना और आपके पास आ जाएगा ईएमएफ का कंपेयर। E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 आप लोगों के पास। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। क्या है? टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब क्या होगा, पहले हमने 2 सेल लिए थे, अब 2 सेल नहीं लेंगे, 1 सेल लेंगे। सारे का सारा डायग्राम वही है, बस यहाँ से कहानी को चेंज करना है। एक सेल को उड़ा देना और इसको भी उड़ा देना। तो हमने एक सेल रखा जिसका ईएमएफ है E, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब हम अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये K2 है, इसको K2 बोला और इसको K1 बोला। यहाँ पे कंडीशन K1 और K2 पे अटकी हुई है। इस पे अटकी हुई है, K1 और K2 पे। देखो अगर मैं सबसे पहले अगर इसको ओपन कर देता हूँ, अगर K2 को ओपन कर दूँ और K1 को क्लोज करके रखूँ, क्योंकि वही तो करंट देगा, तो उस टाइम क्या होगा, ये जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, यहाँ से चलेगा ये यहाँ पे जाके और यहाँ पे है, तो ये क्लोज लूप बन रहा है। तो मतलब उस टाइम E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है, ठीक है, E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1। अब दूसरी बात, अगर मैं K2 को क्लोज कर दूं तो भाई इसमें से सेल में से करंट निकलना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो अब ईएमएफ E नहीं रहा, अब ईएमएफ V बन चुका है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L2 के, मतलब V इज इक्वल टू KL2। तो E बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2 बन गया। हमें पता है कि R क्या होता है, E बाई V माइनस 1 R होता है, तो E बाई V की जगह L1 बाई L2 आ जाएगा। तो ये बन गया आप लोगों के पास फॉर्मूला। देखो क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट टॉपिक हमारे रहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है भाई? एनर्जी होता है एक तरह से वर्क डन। क्या काम? भाई आपके पास कंडक्टर है, कंडक्टर के बीच में चार्ज फ्लो करते हैं, तो उन चार्ज को फ्लो करवाने के लिए जो काम करना पड़ रहा है, द वर्क डन बाय एनी सोर्स इन मेंटेनिंग द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। आपने तो करंट बोल दिया, अरे भाई चार्ज को फ्लो करने से ही तो करंट बनता है। तो वर्क डन जो हम कर रहे हैं किसके द्वारा, बैटरी के द्वारा, सोर्स के द्वारा, तो वो होती है एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी को कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल इंटू चार्ज से लिखते हैं कि एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज होगा, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, वी क्यू हो गया। एंड V को हम और आगे कैसे लिख सकते हैं, देखो E इज इक्वल टू वी क्यू है, Q की वैल्यू इज IT, तो VIT बन गया हमारे पास। इसी तरीके से हम V की वैल्यू पुट करें तो IR होती है, तो ये बन जाएगा I स्क्वायर RT। फिर हम इसके अंदर किसकी वैल्यू पुट करें, I की वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा V स्क्वायर बाय R, तो T बन जाए। ठीक है, क्लियर है? अगर इसकी SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट जूल होती है। दूसरी अगर SI यूनिट की बात करें तो वोट आवर्स होती है। बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो किलो वोट आर होती है, जिसको हम BOT भी बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड। अगर हम 1 किलो वोट आर की बात करें तो वो किसके इक्वल होता है, वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगर हम हॉर्स पावर की बात करें 1 HP, तो ये 746 वोट के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 746 वोट के बराबर होता है। 746 वोट के बराबर होता है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है कि कंडक्टर के अंदर जो करंट मेंटेन हो रहा है वो कौन मेंटेन कर रहा है, बैटरी। तो उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसी को बोलते हैं एनर्जी। अब उस काम को करने की रेट, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द बैटरी, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एनी सोर्स या बैटरी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इसे डिनोट करते हैं P से। तो ये क्या होगा, W/T होगा, वर्क बाय टाइम होगा। तो W/T, W कितना है, VQ है, एंड Q/T इज I, तो P का फॉर्मूला इज VI। SI यूनिट इज वोट, किलो वोट और हॉर्स पावर, 3 यूनिट होती है हमारे पास। हीटिंग इफेक्ट सिंपल है कि H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT आपको लिखना है। मतलब जब किसी रेजिस्टेंस में से करंट जा रहा है किसी टाइम T के लिए, तो हीट बन जाती है I स्क्वायर RT जूल। अगर आप कैलोरीज में लिखना चाहते हो तो 4.18 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर सब टॉपिक कर लिए A to Z। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैंने बताए हुए हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। और किन टॉपिक पे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो वो भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिए हैं। ओके, चलिए, आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, उसको जरूर से ज्वाइन करिएगा। चलिए, इसी के साथ इस सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से हमारी नई वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।